नमस्कार। अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे और अधिगम के सिद्धांत में मैंने आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। आज जो सिद्धांत मैं आपको बताने वाली हूँ अधिगम का, वो है स्किनर का, बीएफ स्किनर का जो अधिगम का सिद्धांत है, बीएफ स्किनर की लर्निंग थ्योरी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था। इन्होंने सिद्धांत दिया था 1938 में। ठीक है, बीएफ स्किनर ने ये जो अधिगम का सिद्धांत दिया था, कब दिया था? 1938 में। ये कौन थे? व्यवहारवादी थे। ठीक है, इन्होंने किस किस पे प्रयोग किया था? इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, किस पे किया था? चूहे और कबूतर पर। अब आते हैं इनके प्रयोग की, मैं बात बताती हूँ। ठीक है, आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो होता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक जो है वो अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, लेकिन इनका क्या मानना था? स्किनर का मानना था कि जो भी बालक सीखता है, जो भी व्यक्ति सीखता है, वो अनुक्रिया करके सीखता है, उसमें उद्दीपक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि यदि कोई भी बच्चा है, ठीक है, यदि क्लास में टीचर बच्चे को, आपने देखा होगा कि जब आप लोगों को कोई भी काम करने के लिए दिया जाता है, तो आप यदि उस काम को कर लेते हो तो आपको क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है ना। और पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन किसको कहते हैं? ठीक है, तो ये जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि जो स्किनर है, स्किनर ने सबसे अधिक जो बल दिया था वो दिया था पुनर्बलन पर। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन होता क्या है? पुनर्बलन होता है जब वो चीज, या हम ये कह सकते हैं कि वो शब्द है ना, जिसकी वजह से जो है हम कोई भी क्रिया को करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है ना, और भी अच्छा उसको करने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी टीचर है, जब आप कोई काम कर लेते हो उसके बाद में वो आपको क्या करता है? पुनर्बलन देता है, मोटिवेट करता है ना, कि आपने ये काम अच्छा किया, या ये इसमें ये कमी है, ये गलत किया, है ना। ये सब पुनर्बलन सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। ठीक है, पुनर्बलन सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। ठीक है, तो पुनर्बलन यानी कि जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्रिया करने के बाद में जो है हमको किसकी प्राप्ति होती है? पुनर्बलन की प्राप्ति। कोई भी काम हम करेंगे, यदि एक शिक्षक पुनर्बलन देगा तो वो तब देगा जब आप कोई काम कर लोगे। ठीक है, यदि माता पिता या पेरेंट्स पुनर्बलन देते हैं तो वो कब देते हैं? जब आप कोई काम कर चुके होते हो। ठीक है, यदि आपसे बोला जाए कि बेटा आपको, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न जो है पास आपको होना है, और फर्स्ट डिवीज़न यदि आप पास होगे तो हम आपको जो है ये गिफ्ट ला करके देंगे, वरना आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। तो वो पनिशमेंट, वो गिफ्ट, वो क्या है? वो पुनर्बलन ही तो है भाई। एक तो पुरस्कार, ठीक है, और एक दंड, ये दोनों क्या है? ये पुनर्बलन है। जो पुरस्कार है वो पुनर्बलन का सकारात्मक स्वरूप है और दंड है वो नकारात्मक। तो पुनर्बलन सकारात्मक भी हो सकता है, पुनर्बलन नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं इनके प्रयोग की। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किस किस पे किया था? ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इनका जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, उनको और किस किस नाम से जाना जाता है। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को, अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, उसको और किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एक है सक्रिय, इसको जो अन्य नामों की यदि हम बात करें तो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत इसको कहा जाता है। क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत इसको कहा जाता है। अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत इसको कहा जाता है। आरएस थ्योरी, यानी कि क्या है? आरएस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक, ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना है ना। नैमित्तवाद का सिद्धांत इसको बोलते हैं। पुनर्बलन और जो है किनके नामों से जाना जाता है इनको? सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत के नाम से, क्रियात्मक अनुबंध के सिद्धांत के नाम से, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के नाम से, आरएस थ्योरी और नैमित्तवाद के सिद्धांत के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है। अब बात करते हैं इन्होंने किस पर? अनुक्रिया पर बल दिया कि अनुक्रिया करने से
जो है उद्दीपक की प्राप्ति होती है, या अनुक्रिया करने कोई भी या अनुक्रिया करने से व्यक्ति सीखता है। ठीक है, कोई भी चीज सीखने के लिए जो है उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इन्होंने दो प्रयोग किए थे, एक प्रयोग किया था चूहे पर और एक प्रयोग किया था कबूतर पर। 1938 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। अब बात करते हैं सबसे पहले चूहे के प्रयोग की। चूहे पर इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कैसे किया था? इन्होंने क्या किया, एक जो हम ये कह सकते हैं कि स्किनर बॉक्स है ना, स्किनर बॉक्स जो है नाम दिया गया जिस पेटी के अंदर चूहे को बंद किया गया। ठीक है, जिस पेटी के अंदर चूहे को बंद किया गया वो पेटी क्या थी? स्किनर बॉक्स। ठीक है, इस नाम से जाना गया, स्किनर बॉक्स के नाम से। ये क्या है? ये है स्किनर बॉक्स। इसमें क्या है? इसमें एक लीवर था। इस पेटिका में क्या था? एक लीवर था। ठीक है, अब ये जो लीवर इसमें चूहे को बंद कर दिया। स्किनर ने क्या किया? इसके अंदर जो है चूहे को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, चूहा इसमें क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, अब चूहा इसमें बंद हो गया, लेकिन चूहे को क्या लग रही थी? बहुत जोर से भूख लग रही थी। तो चूहा क्या है? इधर उधर भाग रहा था, अनुक्रिया कर रहा था, है ना। चूहा क्या कर रहा था? बार बार क्या कर रहा था? अनुक्रिया। चूहा क्या कर रहा था? अनुक्रिया कर रहा था, यानी कि बार बार वो इधर उधर, क्योंकि वो इसमें बंद था। ठीक है, और अंधेरा था। यहाँ पर क्या था? अंधेरा था। बॉक्स में क्या था? बॉक्स कैसा था? एकदम जो है इसमें अंधेरा था, प्रकाश नहीं था। अब जैसे चूहे ने बार बार जब उछल कूद की, तो उछल कूद करने से जो लीवर के ऊपर, किसके ऊपर? लीवर के ऊपर, लीवर के ऊपर चूहे का जो है पैर गिर जाता है। जैसे ही चूहे का पैर पड़ता है तो यहाँ पर अंदर एक प्लेट रखी होती है, उस प्लेट में जो है खाना आ जाता है, यानी कि दाने आ जाते हैं। ठीक है, लीवर पर पैर पड़ते ही इसमें दाने आ गए। अब बार बार ये क्रिया बार बार दोहराई गई। ठीक है, तो बार बार ये चीज बार बार दोहराई गई। बार बार क्या किया? चूहे को जो है इसी तरह से चूहा उछल कूद करता है ना, अनुक्रिया करता तो उसका यदि पैर है वो लीवर पर पड़ जाता। लीवर पर पड़ते ही खट की आवाज सुनाई देती। ठीक है, और खट की आवाज सुनाई देते ही जो है उसकी प्लेट के अंदर, जो अंदर प्लेट रखी हुई थी उसमें जो है भोजन आ जाता और चूहा भोजन खा लेता। तो जब बार बार ये क्रिया दोहराई गई तो धीरे धीरे इसने जो है गलतियां करना कम किया, है ना। चूहे ने क्या सीख लिया? धीरे धीरे जब बार बार ये अनुक्रिया करने लगे तो बाद में जो है पहले समय ज्यादा लगता था, धीरे धीरे उसको कम समय लगने लगा। अब डायरेक्ट लास्ट में जाकर के चूहा क्या है? डायरेक्ट इस लीवर पर ही पैर रखता और लीवर पर ही पैर रख करके और तुरंत उसको पता है कि इसके ऊपर मैंने पैर रखा और मुझे भोजन मिल जाए। ठीक है, तो अनुक्रिया करने के बाद में उसको उद्दीपक की प्राप्ति हुई ना। भोजन क्या था? उद्दीपक था, जो कि उसको बाद में प्राप्ति हुई। अनुक्रिया की उसने और बाद में अब उद्दीपक से क्या मिला? जब उसको भोजन मिलता है, भोजन मिलता है तो भोजन मिलने पर किसकी प्राप्ति होती है? उसको पुनर्बलन। भाई भोजन मिला, भोजन मिलते ही उसको क्या मिला? पुनर्बलन मिला। कि भोजन मिला, भोजन मिलते ही उसको जो है वो मोटिवेट हुआ कि मुझे जो है दोबारा से अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे कम समय लगेगा, है ना। तो बार बार अनुक्रिया की, अनुक्रिया करते जब कहते हैं ना संतुष्टि मिल जाती है तो हमको वो काम करने में क्या है, हम मोटिवेट होते हैं उस काम को करने के लिए, है ना। और भी अच्छे से हम उस काम को करते हैं। तो एक प्रयोग तो किया था इन्होंने, पहला प्रयोग तो किया था ये किस पे? चूहे पर। ध्यान रखना, जो जिस बॉक्स में चूहे को बंद किया था उस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। ये सिद्धांत इन्होंने दिया था 1938 में। ठीक है, और पुनर्बलन पर इनका जो मेन फोकस था वो किस पे था? पुनर्बलन पर था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। उस बॉक्स के अंदर क्या था? अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण चूहा इधर उधर भाग रहा था। उसमें एक लीवर जो है रखा, लीवर था। लीवर के दबते ही जैसे ही चूहा बार बार अनुक्रिया करने लगा, लीवर दब गया और लिवर की दबते ही खट की आवाज हुई और खट की आवाज होते ही जो है उस प्लेट में दाना
आ गया और चूहे ने भोजन कर लिया। जब बार बार ये क्रिया दोहराई गई तो धीरे धीरे चूहा सीख गया कि जो है, क्योंकि उसको पुनर्बलन मिलता गया। जब उसको जैसे जैसे उसको भोजन प्राप्त होता गया, वो सफल होता गया अपने लक्ष्य में, तो उसको क्या मिलता गया? पुनर्बलन मिलता गया। और उस पुनर्बलन के जरिए उसने क्या है, उसके सीखने की प्रवृत्ति और भी तीव्र हो गई। ठीक है, तो पुनर्बलन होता है क्या है? पुनर्बलन का मतलब ही होता है कि जब जो चीज हमको बार बार क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पुनर्बलन क्या होता है? जो हमें क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या होता है? पुनर्बलन होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रयोग जो इन्होंने किया था वो किया था किस पे? कबूतर। मेरे ख्याल से ये वाला प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रयोग किया था इन्होंने किस पे किया था? कबूतर पे। कबूतर को भी इसी तरह से उन्होंने है जो एक अंधेरे उसमें बंद कर दिया। ठीक है, बॉक्स में बंद कर दिया और अंदर क्या रख दिया? कबूतर। ठीक है, ये क्या बन गया? कबूतर बन गया और इस बॉक्स में बंद कर दिया कबूतर को। अब क्योंकि जो पहले से जो लक्ष्य रखा था वो ये रखा था कि स्किनर ने पहले से सोच रखा था कि जब ये इस तरह से कि जब ये दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड में जब ये घूम करके पूरा एक चक्कर लगा करके जब चोंच मारेगा, ठीक है, और चोंच मारते ही यानी कि राइट साइड में घूमेगा और घूम करके वो जैसे ही अपनी पूरा एक चक्कर काटेगा और अपनी चोंच मारेगा, तब उसके पास में क्या आएगा? भोजन आएगा, यानी कि दाने आएंगे। अपने आप जो अंदर एक प्लेट रखी हुई है उसमें जो है दाने गिर जाएंगे। अब उसने क्या किया? चूहे ने क्या किया? पूरा एक चक्कर लगाया और चक्कर लगा करके यहाँ पे आके, सॉरी कबूतर ने, और यहाँ पे आके क्या मारी? चोंच मारी। क्या मारी? चोंच मारी। और जैसे ही चोंच मारी जो है, यहाँ पर चोंच मारते ही क्या हो गया? अंदर प्लेट में दाने आ गए। अब कबूतर ने बार बार ये क्रिया दोहराई। ठीक है, अब डेली यही किया जाता कि कबूतर को उसी बॉक्स में बंद रखते और कबूतर जब तक पूरा राइट हैंड साइड में पूरा एक राउंड लगा करके उस निश्चित जगह पर चोंच नहीं मार लेता, तब तक उसके पास में भोजन नहीं आता। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो चूहा ये कबूतर है वो उसको थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जैसे ही उसने वो जब 3 बार 4 बार 5 बार जब ये क्रिया उसने बार बार की तो वो सीख गया। वो क्या सीख गया कि मुझे अब इस साइड में घूम करके इस जगह मुझे चोंच मारनी है तो मुझे भोजन मिल जाएगा। और जब उसको भोजन मिलता है तो उसको किसकी प्राप्ति होती है? क्या मिलता है भाई? भोजन मिलने के बाद में क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है ना। पुनर्बलन जो उसको फिर से वही कार्य करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो इस तरह से स्किनर ने 2 प्रयोग किए थे, किस पर? चूहे पर और कबूतर पर। और उन्होंने अपने प्रयोग के जरिए ये बताया कि जो है क्रिया करने के लिए या सीखने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है ना। किसकी आवश्यकता होती है? पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पुनर्बलन की। इसीलिए है ना, जो है हम यदि ये देखें कि इन्होंने सबसे अधिक किस पे बल दिया था? पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल दिया था, है ना, ताकि पुनर्बलन क्या करता है? कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कोई भी क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, फिर पुरस्कार में दंड का शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रचलन होने लगा। पुरस्कार और दंड का शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलन होने लगा, क्योंकि पुनर्बलन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव पुनर्बलन यानी सकारात्मक पुनर्बलन में क्या आता है? सकारात्मक पुनर्बलन में जैसे कि बच्चे को कोई गिफ्ट दे दिया, ठीक है, बच्चे से बोला कि वेरी गुड, है ना। जैसे कि हम जो पुनर्बलन होता है वो शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है ना। तो शाब्दिक में जैसे बोल दिया वेरी गुड। सकारात्मक की यदि हम बात करें तो वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा किया, आप और भी अच्छा कर सकते हो, है ना। इस तरह से ये क्या है? ये सकारात्मक पुनर्बलन है। ये क्या है? ये सकारात्मक पुनर्बलन है। और यदि जो बच्चे ने सही नहीं किया तो उसकी तरफ ऐसे गुस्से से देखा,
यदि कोई झगड़ा कर रहा है, आपस में बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, तो ऐसे गुस्से से देखना। जब आप आंसर गलत बता देते हो तो ऐसे देखना, और जैसे ऐसे मना करना, या फिर ये कहना कि ये गलत है ना। ये सब किस में आएंगे? ये नकारात्मक पुनर्वलन में आएंगे। या पनिशमेंट देना, ये किस में आएगा? नकारात्मक पुनर्वलन में आएगा। तो पुनर्वलन जो होते हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। यदि हम सकारात्मक पुनर्वलन की बात करें या नकारात्मक पुनर्वलन की बात करें, तो ये जो पुनर्वलन है दोनों, वो शाब्दिक भी हो सकते हैं और अशाब्दिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था, वो कब दिया था? 1938 में दिया था। इन्होंने किस किस पे प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। इन्होंने अनुक्रिया पर अधिक बल दिया। इनका मानना था कि अनुक्रिया करके पुनर्वलन की प्राप्ति होती है और उससे जो है व्यक्ति सीखता है, उससे प्राणी सीखता है। ठीक है, इसको सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्रियात्मक अनुबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अनुक्रिया उद्दीपक के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसको एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, तो नैमित्तवाद के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। आरएस थ्योरी और अनुक्रिया उद्दीपक एक ही बात है। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर ही आधारित है, लेकिन ये इसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया। ठीक है, और यदि हम देखें तो जो है इनके सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, या हम कह सकते हैं कि लाभ क्या क्या हुए, इसके प्रॉफिट क्या क्या हुए, कि इससे क्या पड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या लाभ हुए, इससे पुनर्वलन को अधिक बल मिला। ठीक है, उस काल में दंड का शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलन बढ़ गया, पुनर्वलन की अवधारणा को बल मिला, है ना। मानसिक दृष्टि से कमजोर पिछड़े, सबसे ज्यादा ये जो सिद्धांत है वो किस लिए उपयोगी है? कि मानसिक दृष्टि से कमजोर और पिछड़े बालकों के लिए ये जो सिद्धांत है स्किनर का, वो बहुत उपयोगी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। एक और मैं बता दूं, इन्होंने एक और प्रयोग किया था, आई थिंक 1950 या 1954 में, कंफर्म मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो एक 70 साल का बुजुर्ग, ठीक है, ऐसा ही कोई प्रयोग था, 70 साल का जो बुजुर्ग था उसको बोलने में प्रॉब्लम होती थी, ना कि वो बोल नहीं पाता था। 50 साल का जब था तब से उसकी आवाज़ चली गई, और आवाज़ चली गई तो उसको बोला नहीं जा रहा था। तब जो है एक मनोवैज्ञानिक के पास में उसको जब लेकर के गए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब जो नर्स थी, है ना, जो नर्स थी उसने क्या किया कि उसने जो है उसको जब शुरू में जब उसको भूख लगी, उसके आगे खाना रखा गया, तो उसने उसकी तरफ, नर्स ने उस बुजुर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो खाना खाया उसने या नहीं खाया। लेकिन बुजुर्ग क्या है, उस खाने को नहीं खा पा रहा था, लेकिन वो खाना नहीं खा पा रहा था, वो बोलने की भी कोशिश कर रहा था, वो उसको कुछ कहना था उस खाने के लिए, लेकिन नर्स ने उसको अनसुना कर दिया और वो प्लेट को लेकर के चली गई। ठीक है, बार बार वो डेली ऐसा ही करने लगी, लेकिन 2-3 दिन में, 4 दिन में वो बुजुर्ग है वो कुछ कहना चाहता था, तो जब नर्स अनसुना करती, उसको नहीं सुनती थी, तो बुजुर्ग बोलने की कोशिश करता था, बोलने का प्रयास करता था। उसका क्या हुआ कि उसका असर ये हुआ, उसका रिजल्ट ये निकला कि 25 दिन बाद जो है कम से कम 70% उसकी आवाज वापस आ गई। उसकी आवाज वापस आ गई क्योंकि उसने बार बार क्या की, प्रैक्टिस की, यानी कि उसने जब नर्स अनसुना करती है, उसको भोजन खाना होता है, लेकिन उसको कुछ कहना होता है, तो नर्स जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। जब ध्यान नहीं दे रही थी तो वो उसको बोलने के लिए बहुत कोशिश करता, तो धीरे धीरे उसके मुंह से जो है आवाज़ निकलने लगी और 70% उसकी आवाज़ वापस आ गई। क्योंकि वो बुजुर्ग ज़्यादा था, इसलिए पूरी आवाज़ उसकी वापस नहीं आ पाई। इस तरह से ये तीसरा प्रयोग भी इन्होंने किया था, ऐसा मैंने एक बुक में पढ़ा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।